आपको पता है कि सिविल सर्विसेज में तैयारी करते समय सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को कहाँ पर आती है और क्यों आती है? क्योंकि वो ढंग से ये समझ ही नहीं पाते हैं कभी भी और सारा अटेम्प्ट निकल जाता है उनका। ये समझने के लिए उनको थोड़ा सा बस समय चाहिए होता है, रुक कर देखना होता है कि पेपर का लेवल किस तरह का आता है और सब्जेक्ट में क्या पढ़ना चाहिए। इन दो चीज़ों पर वो फोकस नहीं कर पाते हैं और ढेर सारा किताब खरीद कर ले आते हैं और उसको बैठ कर पढ़ते रहते हैं। इससे क्या होता है, उनका बहुत ही प्रीसियस समय निकल जाता है और अंत में हाथ भी कुछ नहीं लगता। फिर से अंत में उनको यही देखना पड़ता है कि हाँ भाई, पढ़ना क्या था ये तो बता दो। इसी चीज़ पर आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे और वो भी उस सब्जेक्ट की बात करेंगे जो एक फोबिया जैसा है बीपीएससी के स्टूडेंट्स के सामने। इनको लगता है पता नहीं क्या है इसमें, साइंस, इकोनॉमिक्स। यकीन मानो, आप जब सुबह उठ के ब्रश करते हो ना, वहाँ से इकोनॉमिक्स शुरू होता है और रात को सोने जाते हो वहाँ तक इकोनॉमिक्स चलता रहता है। अभी मैं सब बताऊँगा कैसे क्या चलता है और बहुत ही आसान, कम मेहनत में स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। स्कोरिंग इतना ज़्यादा और यूज इसका अपने जीवन में भी कर सकते हैं, समझ बनाने के लिए कर सकते हैं, जागरूक नागरिक बनने तक के लिए आप समझ इकोनॉमिक्स का यूज कर सकते हैं। पिछले दिनों मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था कि विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होती है। दुर्भाग्यपूर्वक इतना अच्छा मैंने समझाया, बहुत ही कम लोग देखते हैं। बीपीएससी के स्टूडेंट्स की ये भी एक खराबी है कि वो गाइडेंस और स्ट्रेटजी वीडियो ज़्यादा देखते हैं और सब्जेक्टिव वीडियो को थोड़ा सा कम पसंद करते हैं लोग। खैर कोई बात नहीं, मैं तो अपना कर्तव्य निभाऊंगा, मैं कंटेंट डालता रहूँगा। इकोनॉमिक्स में विकास और वृद्धि का मैंने वीडियो डाला। यकीन मानो, उसके बाद आपको नेता जो आपको ठगते हैं ना, वो पता चल जाएगा। कोई भी नेता मुंह उठा के बोल देता है कि आपका विकास हो रहा है, तो झट से बोल दे विकास नहीं, वृद्धि हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो ये सामान्य समझ के लिए भी इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। न्यूज़पेपर ढंग से समझने तक के लिए इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कम मेहनत में। आज हम लोग डिटेल इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपको कंटेंट बहुत ही अच्छा मिलेगा और जब वीडियो समाप्त होगा तो यकीन मानिए आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी समस्या होगा, लगभग मैं दूर बैठे बिना आपसे पूछे उसको एड्रेस करने की कोशिश करता हूं और उसका समाधान भी निकाल कर रख दूंगा आपके सामने। अब क्या होगा, मैं आपको दिशा दिखाऊंगा कि हाँ बच्चे, इस दिशा में चलो। ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। मैं आपको बोलूँगा कि इस दिशा में चलो, इधर चलना सही रहेगा। चलना आपको है, पढ़ना आपको पड़ेगा। मैं आपको पढ़ने का स्रोत भी बता दूंगा। 10 लेक्चर करीब में तो अपने चैनल पर अपलोड है गुरु, लेकिन इकोनॉमिक्स के इतना बढ़िया लेक्चर है वो। आज भी जाकर उनके कमेंट्स आप पढ़िएगा, जो इकोनॉमिक्स के लेक्चर हैं अपने चैनल पर, उनके कमेंट्स पढ़िएगा। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि क्या पढ़ाया हुआ है मैंने वो 7-8 लेक्चर में। बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एनालिसिस करने के लिए ज़रूरत होता है कि हाँ भाई सर, हवा में जो आप बात कर रहे हो, पहले ये तो बताओ कि सवाल कैसे पूछता है। आपने तो देखा नहीं होगा, मैं ही आपको दिखा देता हूँ। सवाल से भी पहले सिलेबस चाहिए होता है। लेकिन सिलेबस एज यूजुअल जैसे सिविल सर्विसेज का होता है, अनडिफाइंड कैटेगरी के टाइप का होता है। देखो क्या लिख दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, बस। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन ज्योग्राफी, बस यही लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। थोड़ा सा अगर डिटेल में जाए हम लोग, तो डिटेल में इन्होंने क्या लिखा है? डिटेल में इन्होंने लिखा है बंधुओं कि भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल संबंधित खंड में भारत की योजना, भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भूगोल और इकोनॉमिक्स दोनों मिक्स है। भारत के विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ये तो साइंस टेक का आपका हो गया। इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस रहा? कुछ भी नहीं, लेकिन इकोनॉमिक्स आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा डीप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है। कुछ लोग बोल रहे रमेश सिंह की बुक यूपीएससी के लिए है, क्योंकि उसके पीटी में कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी के पीटी में, और मेंस में भी उसके कॉन्सेप्चुअल सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं और एक करंट से जोड़कर। आप में बीपीएससी में सिर्फ और सिर्फ करंट से रिलेट करके मैक्सिमम सवाल आते हैं। मैं दिखा रहा हूँ, शांत रहिए, दिखा रहा हूँ। ओके, सवाल देखते हैं आप। पहले मेंस का दिखाऊं कि पहले प्री का? चलो पहले प्री का दिखाता हूँ। किसका दिखाऊंगा मैं? 68 बीपीएससी पीटी का। ध्यानपूर्वक देखिएगा, और भी सवाल आए होंगे लेकिन मैं कुछ ही लेके आया हूँ एग्जाम्पल के तौर पर पीटी का। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण 19-20, केंद्र सरकार का आर्थिक, भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद अगला देखिए क्या है, नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार, मतलब करंट, ऊपर वाला भी करंट।
उसके अलावा इधर कोई है नहीं, ये सारे करंट के सवाल हैं अलग अलग। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं आप जनसंख्या वृद्धि वाला, इकोनॉमिक्स से ज्योग्राफी दोनों के सवाल होते हैं। ये कृषि आधारित उद्योग से पूछा, ये डायरेक्ट इकोनॉमिक्स से सवाल है, डायरेक्ट इकोनॉमिक्स से सवाल है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें कुछ और सवाल मिल जाए तो दिखा दूँ आपको, नहीं तो फिर चलते हैं मेंस के सवालों पर। जो प्री का सवाल मैंने आपको दिखाया उससे क्या मिला आपको, उससे एक चीज़ मिला, आपने गौर किया होगा क्या मिला है कि प्री में जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम प्री को तैयार करने के लिए हमें दो चीज़ों पर फोकस रखना है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे। किसका किसका बंधुओं, एक अपना प्यारा सा बिहार और एक अपना प्यारा सा भारत। इन दोनों के इकोनॉमिक सर्वे और बजट को अगर आप ध्यानपूर्वक जो फैक्ट हैं उनको पढ़ लेते हैं, एमसीक्यू उसके ढंग से लगा लेते हैं थोड़ा सा सही पूर्वक, तो यकीन मानिए पीटी में आपके सवाल होने के, गलत होने की संभावना कम हो जाती है। पीटी का टेंशन ख़त्म हुआ। अब पीटी का तैयार कैसे करेंगे उस पर भी आएंगे हम लोग, शांत रहिए अभी थोड़ा सा। पीटी के जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसमें मैक्सिमम सवाल किस किस चीज़ से रहते हैं, अब मैं उस पर आता हूँ। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, कोई रिपोर्ट आई है भारत की या वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, इनके कोई रिपोर्ट आए हैं तो उससे MCQ बनाकर पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। और ये सिर्फ आप ही के एग्ज़ाम में नहीं, ये UPSC में भी पूछा जाता है इस तरह से, और ये PCS के सभी एग्ज़ामों में, चाहे यूपी का देंगे, बिहार का देंगे। अच्छी बात है कि बिहार PCS भी बाकी PCS के ट्रेंड पर ही आ गया है, जिससे क्या होगा ना, एक मेहनत में आप बहुत सारे PCS का सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो लगभग सभी PCS के PT में इकोनॉमिक्स में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन क्या वाकई 100% सवाल इसी से आते हैं? नहीं गुरु, कुछ सवाल आपको आज़ादी के बाद का जो इतिहास है, आज़ादी के बाद का जो भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री है, इकोनॉमिक हिस्ट्री का मतलब हरित क्रांति, नेहरू जी ने कोई बड़ी योजना शुरू की थी, और PDS सिस्टम कब शुरू हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, आर्थिक सुधार कब लागू किए गए, किन कारणों से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ा था, कौन कौन से हमारी नीति थी, औद्योगिक नीति उस समय क्या थी, इन सब से जुड़े हुए सवाल आपको MCQ के फॉर्मेट में, या कोई बड़ी योजना आपको आज़ादी के बाद का इतिहास से आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इन सवालों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 रहता है पेपर में, लेकिन वो आसान सवाल होते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक NCERT आप पढ़ते हैं तो NCERT आपको काफ़ी मदद कर देगा, उसमें से फिर आपके सवाल गलत होने की संभावना कम हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। प्री का क्या क्या पूछता है, सब क्लियर हो गया। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, RBI, नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके बाद से IMF, इनके रिपोर्ट से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं, और आज़ादी के बाद का जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है भारत का, उससे जुड़े हुए कुछ सवाल पूछे जाते हैं आपको। दोनों क्लियर हो गया। अब आते हैं मेंस के सवालों। पहले ये तो देखें कि सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, फिर ना हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या है। भाई क्या पढ़ लें, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या लिखा हुआ है। ये किसका सवाल है भाई, ये है आपका 66वीं BPSC का। भारतीय कृषि में 1991 से समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्ति की व्याख्या कीजिए। इंडियन एग्रीकल्चर में 1991 के पास 1991 के बाद से कौन कौन से बदलाव आए हैं, उसकी चर्चा करना है। चर्चा करने का मतलब लिखना होता है। बिहार में कृषि उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय किए जाने चाहिए। व्यवहारिक उपाय का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिहार के बाहर का कोई उपाय ले आओ और वहाँ लिख दो। बिहार में जो कम धन संपत्ति वाले लोग हैं, गरीब किसान हैं, उनके लिए क्या व्यवहारिक उपाय हो सकते हैं। आप प्रशासक बनने जा रहे हो ना बिहार के, तो वहाँ के लोगों के हिसाब से आप योजनाएं बनाओगे ना, वहाँ के लोगों के हिसाब से आप समस्या का समाधान करोगे, तो वो व्यवहारिक उपाय आपको लिखना था। यकीन मानिए एक चीज़ का, 1991 के बाद का जो फैक्ट होते हैं कृषि से रिलेटेड, कैसे क्या कृषि मशीनीकरण का वृद्धि हुआ है, कृषि का ग्लोबलाइजेशन हुआ है, एग्रीकल्चर के सेक्टर बहुत सारी विदेशी कंपनियां आई हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में प्रोडक्शन बढ़ा है, और पूर्वी भारत के क्षेत्र प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा है, फसलों का विविधीकरण हुआ है, गेहूँ चावल के अलावा और भी चीज़ों का उत्पादन होने लगे, हॉर्टिकल्चर बढ़ा है, बागवानी बढ़ा है। कुछ ऐसा बता रहा हूँ जो आपको नहीं पता होगा, ठीक है, नहीं पता होगा, 1991 के बाद का नहीं पता होगा, उसको आप किताब से पढ़ के जाएंगे।
दूसरा जो भाग है कि बिहार में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या क्या व्यवहारिक उपाय किए जा सकते हैं। आपको लगता है कि इस चीज़ को बुक से पढ़ने की ज़रूरत है? अगर आप बिहार के निवासी हैं, आपने थोड़ा बहुत भी गाँव में रहे हैं, किसी बिहार के किसी शहर में भी रहते हैं, तो शहर वैसा ही है जैसे गाँव होता है, ठीक ना। वैसा कोई खास शहर तो होता नहीं अपने बिहार में। मुझे बुरा लगता है बिहार के लिए, लेकिन ये हकीकत है। आप कोई पटना में रह रहे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अंग्रेजी में बोलते होंगे, आपने कभी जीवन एग्रीकल्चर देखा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना। आपसे मैंने ये पूछा कि हाँ भाई, ये बताओ कि आपके गांव के जो कृषि है उसमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, आपको क्या क्या करना है। ये आप किताब से पढ़ेंगे कि ये आपकी खुद की सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए, खुद का होना चाहिए ना, कि हाँ भाई हमारे यहाँ फसल जो होते हैं वो गेहूँ और चावल के अलावा, गन्ना के अलावा लोग तो कुछ जानते ही नहीं है। ऊपर से चीनी मिल जो बंद हो गया है, तो गन्ना का भी प्रोडक्शन कम हो गया है। अब तो बस गेहूँ चावल दाल, बीच में दाल घुसा लिया, सब्जी थोड़ी बहुत उपजा लिया, बस उसे वहीं तक सिमट के रह गए हैं। आपसे मैंने समस्या का समाधान पूछा बाहर बिहार के कृषि के लोगों के लिए, तो ये थोड़ा सा खुद के सोचने के लिए होता है, खुद से सोचकर लिखने के लिए होता है। इकोनॉमिक्स की यही सबसे बड़ी खासियत है कि हर सवाल आपको अपने आस पड़ोस की चीज़ों के बारे में लगेगा। कोई हिस्ट्री नहीं है कि मैंने अकबर की विदेश नीति आपसे पूछ लिया है, तो जिसके लिए आपको डीप अध्ययन करना है। यहाँ तक के लिए हाँ, इसमें क्या चाहिए होगा आपको? अब आपको चाहिए होगा बिहार के कृषि से संबंधित कुछ आंकड़े, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सवाल बिना आंकड़ों के लिखने पर पाप लगता है, जैसे पॉलिटी का सवाल बिना आर्टिकल के लिखने पर पाप लगता है, और हिस्ट्री के सवाल जब तक आप ईस्वी नहीं लिखते हैं कुछ तब तक पाप लगता है। उसी तरह से इकोनॉमिक्स सवाल अगर आप बिना आंकड़े के लिखते हैं तो पाप लगता है। कभी आपने किसी IAS या IPS ऑफिसर का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है? किसी मंत्रालय वगैरह का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है सरकारी, या RBI के जो चीफ वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सुनिएगा, वो हर चीज़ को आंकड़ों और तथ्य और फैक्ट्स में बात करते हैं, वो इमोशनल बातें नहीं करते हैं ज़्यादा, ठीक ना। तो आंकड़े कुछ चाहिए होगा। ये आपको आंकड़े कहाँ से मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे से और बजट से, जो आप पढ़ते हैं PT के लिए। तो जो PT के लिए आप आंकड़े पढ़ेंगे वो कहाँ पर काम आएगा? मेंस में काम आएगा। नीति आयोग का आपने रिपोर्ट पढ़ा, वो कहाँ पर काम आएगा? PT में फैक्ट बचाने में काम आएगा, और मेंस में क्वेश्चन आंसर अच्छा करने के लिए काम आएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आपने आंकड़ा पढ़ा, IMF का आंकड़ा पढ़ा, बिहार सरकार का कोई आंकड़ा पढ़ा, वो आपको PT में काम आएगा आंसर सही करने में, टिक लगाने में, और मेंस में काम आएगा आंसर राइटिंग में। क्लियर हो रहा है? दिख रहा है? सही बिल्कुल अच्छे से। इतना अच्छे से गुरु कोई नहीं समझाता है। थोड़ा सा कर्तव्य का निर्वाह कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। अगला सवाल पर आते हैं। डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इन द पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म एरा। अच्छी बात है, अंग्रेजी से आ जाओ हिंदी पर, देसी भाषा। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद के काल में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। आर्थिक सुधार कब लागू हुआ है? 1991 में। आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। इकोनॉमिक्स का एक ही तैयार करने का एक ही फंडा होता है, टर्मिनोलॉजी अगर आपने तैयार करना सीख लिया गुरु, तो इकोनॉमिक्स आपके हाथ का खेल हो जाएगा। यकीन मानना बहुत आसान सब्जेक्ट होता है अगर ढंग से पढ़ो तो, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। बस टर्मिनोलॉजी पर ध्यान रखो, शब्दों में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं लोग इकोनॉमिक्स में। इस संदर्भ में समझाइए कि किस प्रकार राज्य और बाजार देश के आर्थिक विकास में एक सकारात्मक भूमिका निर्वाह कर सकते हैं। सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना। 67वीं BPSC में जो सवाल आए थे वो एवं ही नहीं आए थे, वो थोड़ा सा अच्छे से पूछा गया था। ये 67वीं का ही क्वेश्चन है। क्या पूछा है? नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। क्या पूछा गया है कि 1991 ईस्वी में जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म ऐड कर दिया, भारत में लागू कर दिया, तो जो हमारा आर्थिक नियोजन का पहले से चला आ रहा था, नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है पंचवर्षीय योजना जो हमने शुरू किया था नेहरू जी के समय से, तो वो चीज़ का क्या रिलेवेंस रह गया, ये पूछा गया है आपसे सवाल में। इस सवाल में सिर्फ और फैक्ट और आंकड़े से काम नहीं चलेगा बंधुओं, इसके लिए थोड़ी सी आपकी इकोनॉमिक्स की समझ भी चाहिए, थोड़ी सी नहीं, थोड़ी अच्छी समझ चाहिए कि हाँ भाई क्या क्या परिवर्तन हुआ और क्या नहीं। ये आपको अच्छे से लिखना चाहिए था। जिन्होंने लिखा है वो अच्छे स्टूडेंट होंगे तभी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हर सवाल सब कोई सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ कर जाना पड़ेगा, और मैं सिखाऊंगा आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ, चिंता मत कीजिए। अगला पूछा है करंट से रिलेट करके, सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों की नई परिभाषा बताइए। MSME की नई परिभाषा
2020-21 में, शायद 21 में, 2020 या 21 में आई है, जिसमें 250 करोड़ तक कर दिया गया है आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज का। इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। पीटी में भी इससे जुड़े हुए आंकड़े पूछे जाते हैं और मेंस में भी इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। भारत में औद्योगिक वृद्धि की गति को तीव्र करने, आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने में इन उपक्रमों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आलोचनात्मक का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि इन सेक्टरों के कुछ खामियों को भी बताइए और इन सेक्टरों के कुछ अच्छाइयों को भी बताइए। भारत को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं? अब मेरी बात सुनो। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि छोटे छोटे लेवल के उद्योग, जो छोटे छोटे शहरों में आप देखते होंगे छोटे छोटे उद्योग लगे हैं। छोटे का मतलब उतना भी छोटा नहीं होता है कि लाखों करोड़ों में इनकी वो होती है एस्टिमेट। इनका भारत के एक्सपोर्ट में 20% से ज़्यादा का योगदान है एमएसएमई का। भारत अगर 100 सामान का एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है बाहर, उसमें से 20 सामान इन्हीं छोटे छोटे इंडस्ट्री से बनकर आते हैं। भारत की आत्मनिर्भरता मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसीलिए भारत सरकार हमेशा कोशिश करती है कि एमएसएमई को कितना ज़्यादा हम बढ़ाएं। और एक चीज़, एमएसएमई जॉब भी खूब सारा देते हैं। छोटे इंडस्ट्री होता है, इसमें कम पढ़े लिखे लोगों की भी नौकरी लगती है और पढ़े लिखे लोगों की भी नौकरी लगती है। इनको अगर सही से देखभाल किया, इनको सही से प्रमोट किया जाए तो आने वाले समय के ये बिल्कुल बवाल बन सकते हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो विनिर्माण सेक्टर का मतलब होता है, मतलब निर्माण सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसका योगदान हमारी इकॉनमी में मात्र 25% के आसपास है। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो हाँ, तो इतना परसेंट जो 25% है, इसको बढ़ा के ये एमएसएमई को अगर हम थोड़ा सा एम्पावर कर देंगे तो ये इकोनॉमिक्स में 25% को बढ़ाकर 40% तक ले जा सकते हैं। और ये जॉब देने वाले उद्योग हैं जहाँ पर खूब सारा नौकरी मिलता है। छोटे छोटे शहरों में उद्योग लगे हुए हैं, जिससे पलायन जैसी समस्या भी रुक सकती है भारत में। जो छोटे शहर से बड़े शहर भाग के आते हैं लोग, जैसे देश में सबसे अधिक एमएसएमई की संख्या उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में है। इन उत्तर प्रदेश कितना सघन आबादी वाला राज्य है, इन राज्य में एमएसएमई की संख्या बहुत ज़्यादा है। अपने बिहार में एमएसएमई कम है गुरु, इसलिए बिहार में बिल्कुल नौकरी नहीं मिल पाता है। पिछले 20 से 25 साल में दुर्भाग्यपूर्वक बिहार के युवाओं को बिहार सरकार के नीति के तहत मजदूर बनाने का काम किया गया है। उनको ना तो अच्छा एजुकेशन दिया गया है, ना तो उनको अच्छा स्किल्ड किया गया है। आप दिल्ली जाओ, बेंगलोर जाओ, मुंबई जाओ, सारे सड़क पर काम करने वाले, मजदूर के काम करने वाले आपको बिहार के लोग दिखेंगे। क्या हमारा जन्म सिर्फ मजदूर बनने के लिए हुआ था? 20 साल में कर्नाटक के लोगों ने बेंगलोर जैसे शहर को खड़ा कर दिया, वहाँ के सरकार ने। यूपी की सरकार ने नोएडा जैसे शहर को खड़ा कर दिया। तेलंगाना, हैदराबाद की सरकार ने, आंध्र प्रदेश की सरकार ने हैदराबाद शहर को आईटी हब बना दिया। लेकिन बिहार, 20 सालों में हम जातिगत जनगणना पर पहुँच गए हैं। खैर चलिए, कभी कभी बहुत इन चीज़ों का अजीब लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। बिहार के तीव्र आर्थिक विकास से मुख्य बाधाएँ क्या है? इन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? बिहार का तीव्र आर्थिक विकास में कौन कौन सी बाधाएं हैं, उसको दूर कैसे किया जा सकता है, इसको आप लिख सकते हैं। और अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल पहले देखिएगा ढंग पूर्वक किस तरह से पूछे जाते हैं। एक एग्रीकल्चर से सवाल पूछा गया है, एक उद्योग से सवाल पूछा गया है, एक स्टैटिक पोर्शन से सवाल पूछा गया है 1991 वाला और योजना वाला, बाकी करंट से ही मैक्सिमम सवाल पूछे गए हैं। फिर अगला सवाल देखिए, 65वीं बीपीएससी का है कि बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए। इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित कीजिए तथा स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए। औद्योगिक विकास से फिर से सवाल पूछा, बिहार और भारत के औद्योगिक विकास की तुलना और क्या क्या कदम उठाना चाहिए उद्योग को बढ़ाने के लिए। जीविका से एक सवाल पूछा था, ये है शायद 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कौन सा किसका क्वेश्चन है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के बारे में सवाल पूछा था। बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, देखिए इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को जोड़कर पूछा गया है। इनमें से किन्हीं दो को चुनिए प्राकृतिक संसाधनों में से, जो जहां ये पाए जाते हैं। बिहार के आर्थिक विकास में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। बोला गया है कि जो बिहार में पाए जाते खनिज संसाधन, उसका बिहार की इकोनॉमिक्स में क्या योगदान है, उसका वर्णन करना है। गुरु अब मैंने सवाल दिखा दिए, अब सवालों को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अपना कर्तव्य निभाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहली चीज़, उद्योग पढ़ना है बिहार का आंकड़े सहित, बिहार की कृषि पढ़नी है, समस्या और समाधान पर केंद्रित,
बिहार में कोई योजना आई है उसको पढ़ना है। ये 3 चीज़ पढ़ना हो गया बिहार का। एमएससी में वगैरह से पढ़ना है। भारत सरकार का नियोजन, आर्थिक नियोजन जो कौन सी है, पंचवर्षीय योजना वगैरह पढ़नी है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ना है। 1991 के आर्थिक सुधार को अच्छे से पढ़ना है। और बैंकों का रिफॉर्म जो किया गया है, जब किया गया, अभी हाल फिलहाल में किया गया, उसको भी पढ़ना है। हरित क्रांति को अच्छे से पढ़ना है। इंडियन एग्रीकल्चर के डेटा आपको पढ़ने पड़ेंगे। भारत सरकार का जो एग्रीकल्चर रिलेटेड डेटा होता है उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। इससे क्या होगा, ये पोर्शन जब आपका तैयार हो जाएगा तो आपको आंसर राइटिंग में क्वालिटी आंसर राइटिंग आप कर सकेंगे। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, आंसर राइटिंग सभी लोग करते हैं, लेकिन एक नंबर अंक बढ़ाने के लिए आंसर राइटिंग अलग तरीके से किया जाता है, जिसमें आप जब बात करते हैं किसी चीज़ को तथ्य और फैक्ट के आधार पर करते हैं, वो वाला करना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब बुक पर आते हैं और पढ़ना कैसे वो भी मैं बता दूंगा। बुक्स जो होते हैं, देखिए सबसे पहले चीज़ ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए कि उसका बेसिक आपका तैयार हो। 67वीं बीपीएससी भी नहीं हुआ था, यकीन मानिएगा। 67वीं बीपीएससी का पहला एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया था मई में पिछले साल। उसके बाद से ही मैंने बोलना शुरू किया था कि 67वीं बीपीएससी के लिए भी और 68वीं बीपीएससी के लिए भी एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत पहले जब मैं बताता था, बहुत सारे लोग मुझे गाली देते थे, गुरु कि पागल हो गया, बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़वा रहा है, खुद तो कभी बीपीएससी दिया नहीं होगा, दूसरों को सिखाने आ गया। इस तरह की चीज़ें लोग मुझे बोलते थे कमेंट करके। आज वो गलत है, मैं सही हूँ, मुझे पता है। तो अपने पर भरोसा होने पर यही चीज़ होता है। तो देखिए आपको किसका एनसीईआरटी पढ़ना है, 9th से लेकर 12th तक एनसीईआरटी पढ़नी है। 12th में 2 सेक्शन है, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। विष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र होता है, ठीक ना। तो माइक्रो जो होता है, अभी जो मैंने बताया था, सुबह से इकोनॉमिक्स शुरू होती है। टूथपेस्ट का आपने ऐड देखा है, टूथपेस्ट के ऐड में हमेशा ब्रश पर जो टूथपेस्ट निकालते हैं तो पूरे ब्रश को सही तरीके से भरते हैं। वो आपके दिमाग में एक विजुअल बनाने की कोशिश की जा रही है। उतने पेस्ट की ज़रूरत नहीं होती ब्रश करने के लिए, इसीलिए जब आप सुबह उठ के ब्रश पर पेस्ट निकालते तो उतना ही पेस्ट निकालने की कोशिश करते हो। उस कंपनी का वृद्धि बढ़ जाता है, ग्रोथ बढ़ जाता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसकी बिक्री बढ़ जाती है उस एक चित्र को दिखाने से, क्योंकि लोग कोशिश करते हैं कि हम भी ब्रश पर वैसा ही बनाएं आकृति। ये माइक्रो के अंदर पढ़ा जाता है, जो हमें नहीं पढ़ना है। इसमें उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत वगैरह पढ़ा जाता है और छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे आप अगर अच्छे स्टोर में गए होंगे, जो पहले होता था, जैसे बिग बाज़ार होता था या एफबीबी होता था, इन सब जगहों पर गए होंगे शॉपिंग करने के लिए, तो आपने देखा होगा उन स्टोर में कभी भी खिड़की नहीं लगी होती है। क्यों नहीं लगा होता है? बच्चों के पहुंच की चीज़ें नीचे रखी होती, क्यों? क्योंकि बच्चे खुद से उठा सकें, खाने पीने की चीज़ें नीचे। और जो सबसे यूजफुल चीज़ रहेगा ना, वो स्टोर के बिल्कुल कोने में दूर रखा होता है। पूरा स्टोर पार करके आपको उस यूजफुल चीज़ को लाने के लिए जाना पड़ता है। ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का भाग होता है गुरु। मच्छर मारने की दवा में मम्मी का क्या काम, ऐड में जो दिखाते हैं, तो वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का भाग होता है, वो हमें नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना मैक्रो। मैक्रो में क्या सब होता है, 12th की इकोनॉमी मैक्रो पढ़ना है आपको। मैक्रो में क्या सब होता है, मैक्रो में होता है जैसे आपका जीडीपी हो गया, उसके बाद से मुद्रास्फीति हो गया, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, देश की राजकोषीय नीति हो गया, फिजिकल डिफिसिट वगैरह सब, ये सब पढ़ना होता है। जो आप इकोनॉमिक्स का मूल भाग है ना, वही पढ़ना होता है मैक्रो में, समष्टि अर्थव्यवस्था में। तो 9th से 12th सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। इसमें न्यूमेरिक का पोर्शन होगा, न्यूमेरिकल वाला, उसको छोड़ दीजिएगा, वो रेगुलर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए होता है, वो आपके लिए नहीं होता है। अगर आपने इकोनॉमिक्स को ध्यानपूर्वक 9th to 12th एनसीईआरटी पढ़ाना, कोई एक ऐसा चैप्टर नहीं है कि आपने अगर बैचलर डिग्री भी ढंग से किया है तो आपको समझ में ना आए। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है इकोनॉमिक्स का। और बेसिक के लिए जो जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, पर पर्सन इनकम क्या होता है, असमानता क्या होता है, गरीबी क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, सतत विकास क्या होता है, अपने चैनल पर प्लेलिस्ट अपलोड है, बहुत ही शानदार वीडियो हैं। मैं खुद से किसी चीज़ की अपने की तारीफ़ नहीं करता हूं, लेकिन वो वाकई शानदार वीडियो हैं। उसको जाके देखिएगा, फिर बाद में मुझे थैंक यू बोलिएगा। उसका एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रेफरेंस बुक की बात कर लेते हैं। दृष्टि आईएएस की इकोनॉमिक्स की क्विक रिवीजन बुक आती है, क्विक रिवीजन। इसके लैंग्वेज को थोड़ा सा सिंपल करना चाहिए था,
जो लेटेस्ट एडिशन आई होगी इस बुक का उसको ले लीजिएगा। अगर आपने पिछले साल वो बुक लिया है तो कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है गुरु, उसी को रखिए। ज़्यादा किताब पर पैसे खर्च करने से ज़्यादा अच्छा है कि किताब को बार बार पढ़ लीजिए। जो लेटेस्ट एडिशन अगर आप नया बुक लेने जा रहे हैं तो दृष्टि आईएएस क्विक रिवीजन हिंदी मीडियम में पढ़िएगा, उसको सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको आसानी से। अब उसके लिए आप बोलते हैं कि किताब का कवर दिखा दीजिए, उस पर लिखा रहता है कवर पर क्विक रिवीजन इकोनॉमिक्स दृष्टि आईएएस, ये लिखा रहता है कवर पर। तो उसको आप अगर ले लेंगे तो उसमें आपको शुरू से अंत तक कृषि और उसके बाद से सभी सेक्टर का प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सेक्टर सबका आपको डिटेल में मिल जाता है उसमें, शुरू से अंत तक। आंसर राइटिंग के लिए भी एमसीक्यू भी मिल जाते हैं, अच्छी बुक होती है, यूपीएससी के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं रिवीजन करने के लिए, तो आपको भी वो काफ़ी मदद करेगा। मेंस के रिगार्डिंग कौन कौन सा मैंने बताया, 9 to 12 एनसीईआरटी और दृष्टि आईएएस की बुक। अब आते हैं पीटी को लेकर। देखिए एनसीईआरटी जो आप पढ़ेंगे तो, और पूछते कई सारे बच्चे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, एनसीईआरटी के शुरू से अंत तक सभी चैप्टर पढ़ना, 9 12 के सभी चैप्टर पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक ना। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो ये आपका पीटी का पोर्शन, जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपका तैयार। स्टैटिक का मतलब होता है जो पीटी में जो सिलेबस से पूछे जाते हैं वो तैयार हो जाए करंट को छोड़कर, और दृष्टि वगैरह का जब आप रिवाइज करेंगे तो बाकी आपका फैक्ट्स वगैरह भी तैयार हो जाता है। अब आते हैं पीटी में जो सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए। देखो गुरु, इसको पढ़ने के 3 स्तर होते हैं। एक होता है आपका टेस्ट सीरीज, उसमें एमसीक्यू रहेगा बहुत सारा। दूसरा होता है कि जब आप एमसीक्यू लगाना शुरू करेंगे करंट के, ओके, और रिवीजन जब आप इनका करेंगे अच्छे से, बस यही 3 स्तर होता है। टेस्ट सीरीज इसका ढंग से लगाइएगा, उससे बहुत सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। और जो एमसीक्यू करंट के आएंगे इकोनॉमिक्स के रिलेटेड और सभी सब्जेक्ट के रिलेटेड करंट एमसीक्यू, उसमें आपको सारे रिपोर्ट वगैरह मिल जाते हैं। हाँ, अगर आपको शौक हो बिहार से रिलेटेड कुछ पढ़ने का तो दृष्टि की बिहार की बीपीएससी की मैगजीन आती है मंथली, उसमें 50 रुपये की आती है। उसमें आपको इकोनॉमिक्स के भी बहुत सारे रिपोर्ट और जो नए नए आते हैं अपडेट पर मंथली, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, प्री के लिए मैंने बता दिया, मेंस के लिए मैंने बता दिया। अब आते हैं बिहार स्पेशल। भूल गए थे क्या, बिहार स्पेशल बाकी है। बिहार स्पेशल के लिए एक बुक है केबीसी नैनो, मेंस की जो बुक आती है। मेंस के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, प्री के रिगार्डिंग नहीं कर रहा हूँ, मेंस के रिगार्डिंग। प्री के लिए बिहार स्पेशल में से कुछ ही सवाल पूछे जाते हैं, तो वही इकोनॉमिक्स और बजट से पूछे जाते हैं। तो दृष्टि की ये बुक ले सकते हैं, इसका लेटेस्ट संस्करण GS1 GS2 का। इसमें इकोनॉमिक्स का पोर्शन दिया हुआ रहता है, अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, डिटेल में दिया हुआ है। बिहार की इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझाया हुआ है इन्होंने। और केबीसी नैनो मेंस आती है। इन दोनों में से कोई एक ही बुक लीजिएगा, केबीसी नैनो मेंस या फिर ये बुक लीजिए। मैं किसी बुक का प्रचार प्रसार नहीं करता हूँ गुरु, मुझे कोई ये बुक वाले कोई पैसा नहीं देते हैं, आप ही के लिए बस बता देता हूँ मैं। कई सारे लोग तो बुक का नाम लेने से भी डरते हैं कि उसका बुक ज़्यादा खरीद लेगा वगैरह वगैरह। तो इन दोनों में से कोई सी एक बुक को बिहार स्पेशल के लिए फॉलो कीजिएगा। मेंस के लिए भी मैंने बता दिया, पीटी के लिए भी मैंने बता दिया। बेसिक से अगर पढ़ना हो तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देखिएगा। अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, गला ख़राब है बहुत ज़्यादा आज, आपके लिए कह रहा हूँ, अपने व्यूज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। उसको जाके थोड़ा सा देखिएगा, बेसिक से है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स और जो इकोनॉमी होती क्या है उस वहाँ अंतर से मैंने शुरू किया हुआ है। और गरीबी, असमानता, क्रूजनेस कर्व, उसके बाद से जो लॉरेंज वक्र होते हैं, ये सब कुछ मैंने अच्छे से समझाया हुआ। मुद्रास्फीति भी समझाई हुई है, RBI की मुद्रास्फीति वगैरह, तो वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आई होप कि इकोनॉमिक्स के सभी जो भी समस्या आती है आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, उन सभी को मैंने एड्रेस कर दिया है, कैसे क्या लिखना है। आंसर राइटिंग की बात आती है तो आंसर राइटिंग पर अलग अलग से बहुत सारे वीडियो हैं। किस में हैं, 68 69 गाइडेंस, 68 69 गाइडेंस नाम से प्लेलिस्ट होगा, उससे बहुत सारे वीडियो हैं, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के आंसर राइटिंग रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगा आपको, और वो आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, कैसा लगा है लेक्चर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।